एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। तो हम लोग घटना चक्र हिस्ट्री देख रहे थे, जिसमें अभी हम लोग मौर्य साम्राज्य देख रहे हैं। हमने मौर्य साम्राज्य और यूनानी आक्रमण का एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, आपने उसको नहीं देखा ज़रूर देख लीजिए। अभी थोड़ा सा ये क्लासेस जो है हम लोग डेली 11 बजे सुबह देखा करते थे, लेकिन चूँकि आपने देखा होगा मॉर्निंग में अभी हम लोग घटनासार जो हमारा करंट अफेयर्स ईयरली वाला आया है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस वजह से ये जो क्लासेस हैं इनका थोड़ा सा टाइम इधर उधर हो गया है, लेकिन हाँ चूँकि क्लासेस चलती रहें एकदम से मतलब छूट ना जाए, इस वजह से हमने सोचा शाम को 6 बजे ही इसको रख लेते हैं। पहले शाम को 6 बजे हम लोग मतलब पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया करते थे। थोड़ा सा हमारा स्केड्यूल बिजी चल रहा है, इस वजह से हम थोड़ा उसको नहीं कवर कर पा रहे हैं। हाँ, पहले हमारे जो घटनासार है वो जहाँ समाप्त हुआ उसके बाद फिर हम उसको थोड़ा खींच के जल्दी करवा देंगे। तो परेशान ना होइएगा, छोड़ेंगे नहीं कुछ, जो भी कमिटमेंट हमने की है उस पर हम खरे उतरेंगे। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। आज हम लोग देखने वाले हैं जो हमारा मौर्य साम्राज्य है उसको ज़्यादा डिटेल में। तो वीडियो को स्टार्ट करें उसके पहले आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं मतलब कि, और माता रानी करे आप लोगों के जीवन में खुशियों की बौछार हो। चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो मौर्य साम्राज्य में हमने 45 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व करा दिए हैं। 46 नंबर से आज हम लोग देखने वाले हैं। यदि आपको पीडीएफ या क्लासेस की लिंक वगैरह को लेकर किसी भी तरह का इशू होता है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें आराम से मिल जाती हैं और लिंक टेलीग्राम का आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है आज की वीडियो का कि निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक और उनकी 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है। हमारे पास जो विकल्प है देखिए, भरहुत, सांची, सोनारी और शतधारा। और यदि इसके उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि सांची। और एमपी पीसीएस प्री 2022 का एक क्वेश्चन है, मतलब एकदम हाल ताज का ही क्वेश्चन है। तो हम देखेंगे कि जो सांची का स्तूप है ये कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। और यहाँ पर स्तूप का जो निर्माण है ये मौर्य शासक अशोक के द्वारा करवाया गया था। और इस स्तूप के दक्षिणी तोरण द्वार पर आप देखिए तो अशोक और उनकी 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा यानी कि बोध गया का अंकन किया गया है। और इसके अतिरिक्त इस स्तूप के तोरण द्वार पर महात्मा बुद्ध के जन्म, महाभिनिष्क्रमण और उनके महापरिनिर्वाण के पश्चात कुशीनगर में उनके अवशेषों के बंटवारे से संबंधित जो मतलब दृश्य हैं वो भी अंकित किए गए हैं। आपको याद है कि नहीं उनके जन्म को, क्या मतलब जन्म को नहीं, जो महाभिनिष्क्रमण है वो किससे संबंधित है, महापरिनिर्वाण किससे संबंधित है, धर्म चक्र प्रवर्तन किससे संबंधित है? कमेंट करिए फटाफट। हमने बहुत डिटेल में गौतम बुद्ध का मतलब बौद्ध धर्म और जैन धर्म डिस्कस किया हुआ है। चलिए आगे देखिए, ये आपको मतलब कूट दिए हुए हैं, सही उत्तर का चुनाव करना है। एक साइड सूची में स्थान दिए हुए हैं, दूसरी साइड भग्नावशेष यानी स्मारक दिए हुए हैं, कौन सा कहाँ पे है ये आपको बताना है। देखिए कौन सा कहाँ पे है, कुछ तो पता होना चाहिए। एक सेकेंड, जैसे धमेक स्तूप, घोषिताराम मठ, राणा भर स्तूप और सहेत महल, कौशाम्बी, कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती, ये आपके पास विकल्प दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग अगर देखें तो जैसे कौशाम्बी में हमें मतलब राणा भर स्तूप मिल जाएगा, और सहेत महल शायद जैसे श्रावस्ती में है क्या, सहेत महल डी का 4 में भी, अगर डी का 4 सपोज दैट हम करें भी तो एक यहाँ पे दिख रहा है, दूसरा कहाँ पे है, दूसरा आपको देखिए सी में दिख रहा है। तो बस इन्हीं दोनों में से एक होना चाहिए, हालांकि उत्तर ही में दिख गया, सी वाला इसका विकल्प हो जाएगा। ठीक है, ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। तो यदि हम इसको मैच करें, मैच करने की क्या जरूरत है, यहाँ पे हम लोग इसको देख ही लेते हैं। और ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है। तो देखिए कौशाम्बी जो है ये आपको घोषिताराम कौशाम्बी में मिलेगा, वहीं कुशीनगर में आपको देखने को मिलेगा राणा भर स्तूप, सारनाथ है धमेक और स्तूप, और वहीं श्रावस्ती में देखें तो सहेत महल। जैसे मुझे ये केवल यही वाला एग्जैक्टली एकदम मतलब कन्फर्म जो था वो सहेत महल ही था श्रावस्ती में, बाकी थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था। सारनाथ में धमेक स्तूप है, अभी हम लोग ऊपर ही देख के आए थे, लेकिन जो एग्जैक्ट मुझे पता था वो ये पता था। तो इससे ना आप देखिए कि 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे थे, हालांकि उत्तर हमने देख लिया, ऑप्शन सी इसका सही विकल्प है। आगे देखिए आपसे क्या कह रहे हैं कि तीर्थ यात्रा के समय जो सम्राट अशोक है वो निम्नलिखित में से जिन स्थानों पर गए वो किस मार्ग से गए हैं, मतलब कहाँ पे पहले गए, कहाँ पे बाद में गए, फाइनली कहाँ गए, ये आपको बताना है। देख रहे हैं पीसीएस 1999 का क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं। हमारे पास जो विकल्प है गया, तो ये गया मतलब
गोविंदगान नहीं, गया मतलब वो जो हमारा मतलब कि बिहार में गया जी हैं उनकी बात हो रहा है। दूसरा देखिए कपिलवस्तु, तीसरे पे कुशीनगर, चौथा लुम्बिनी, पांचवा सारनाथ, छठा श्रावस्ती। तो ये 6 स्थान हैं। आपको बताना है कि सर्वप्रथम कहाँ गए और उसके बाद आगे फिर कहाँ गए, फिर कहाँ गए, फिर कहाँ गए, फिर फाइनली कहाँ पहुँचे। ठीक है, तो इन 6 स्थान को आपको क्रम से सजा के लिखना है। तो देखिए सबसे पहले हो जाएगा लुम्बिनी। ठीक है, तो सबसे पहले वो लुम्बिनी गए, तो 2 ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो गए। लुम्बिनी के बाद वो कहाँ गए थे, लुम्बिनी के बाद वो कपिलवस्तु गए थे, और हिसाब से ऑप्शन डी जो है यानी कि 4 जो है वो सही हो जाएगा। सबसे पहले लुम्बिनी गए, लुम्बिनी के बाद कपिलवस्तु, कपिलवस्तु के बाद वो गया जी पहुंचे, उसके बाद सारनाथ गए, सारनाथ के बाद वो कुशीनगर पहुंचे, और उसके बाद श्रावस्ती। ठीक है, ऑप्शन डी। तो देखिए जो अभिलेखीय साक्ष्य मिले हैं उनके आधार पर बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट और विहार यात्राओं को रोक दिया। उनके स्थान पर धर्म यात्राओं को स्टार्ट किया। वो महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों से पवित्र हुए स्थानों पर अपना राज्याभिषेक के बाद 10 वर्ष 8वां जो शिलालेख है संबोधि जो है मतलब बोध गया, और 20 वर्ष बाद रुमनदेही अभिलेख लुम्बिनी जो की है वहाँ पे गए और उनकी पूजा वगैरह की। और इतिहासकार हैं, नाम क्या है उनका, विंसेंट आर्थर स्मिथ। इनके द्वारा अपनी जो पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम क्या है, अशोका द बुद्धिस्ट एम्परर ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके 7वें अध्याय में 7th चैप्टर में द इंडियन लीजेंड्स ऑफ अशोका में क्या लिखा है, साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर उपगुप्त के साथ अशोक की धम्म यात्राओं का क्रम दिया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि इसके साथ उपगुप्त कहा जाता है कि जब ये मतलब कि कलिंग पर विजय किए थे उसके बाद यही उपगुप्त ही थे जिनके उपदेशों से प्रेरित होकर के ये बौद्ध धर्म को मतलब कि स्वीकार किए थे। ठीक है, तो उनके साथ ये बौद्ध मतलब कि धम्म यात्राओं पर निकले थे, और उसका क्रम आपको दिया है लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती। ठीक है, चलिए आगे करें कि अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस हैं उसमें कौन सी भाषा प्रयुक्त है। ऑप्शन देखिए, ध्यान रखिएगा, संस्कृत नहीं है बिल्कुल भी, हिंदी भी नहीं है, पाली और प्राकृत, इन्हीं में आपको ध्यान रखना है कि प्राकृत हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। ठीक है, तो अशोक के इतिहास का जो हमें मतलब कि ज्ञात होता है उससे आपको पता चलेगा कि मुख्यतः उनके अभिलेखों में टोटल 4 जो भाषाएं हैं उनका उपयोग किया गया है। ठीक है, और आगे देखिए, और इनके जो अभिलेख हैं वो टोटल 3 वर्गों में डिवाइड किए गए हैं। पहला तो है शिलालेख, दूसरा है स्तंभ लेख, चौथा है गुफा लेख या गुहा लेख। ठीक है, ये शिलालेख जो है 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो कि भिन्न भिन्न स्थानों से हमें मिले हुए हैं। इसमें शामिल जो प्रमुख स्थान है उसमें आपको शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एर्रागुडी और सुपारा आदि मिलेंगी। ठीक है, अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख जैसे शहबाजगढ़ी और मानसेहरा ये ब्राह्मी लिपि में ना होकर के खरोष्ठी लिपि में है। तक्षशिला से आप देखिए तो अरामाइक लिपि का जो है एक भग्नावशेष मिला हुआ है, एक भग्न अभिलेख मिला हुआ है। सरे कुहना नामक स्थान से ग्रीक तथा अरमाइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषी ग्रीक और अरमाइक भाषा अभिलेख जो है लघमान नामक स्थान से अरमाइक लिपि में लिखा गया एक अशोक का अभिलेख मिला हुआ है। तो जो हमारे इनके द्वारा लिखे गए अभिलेख लिखवाए गए, इंस्क्रिप्शंस लिखवाए गए, उसमें टोटल 4 लैंग्वेजेस का यूज़ किया गया है, उन्हें आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देख। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है। तो ये कई बार पूछा जा चुका है, शहबाजगढ़ी में है। ठीक है, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे। संस्कृत तो बिल्कुल नहीं होगा, पाली नहीं, ब्राह्मी, ब्राह्मी दरअसल भाषा नहीं है, ये क्या है, ये है लिपि। ठीक है, क्या है, लिपि। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा प्राकृत। ठीक है, आगे देखिए अगला कि ब्राह्मी लिपि का पहला उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों में किया गया। पत्थर की पट्टियों पर, मुहरों पर, सिक्कों पर या स्तंभों पर। तो ये हो जाएगा पत्थर की पट्टियों पर। तो इसकी व्याख्या देखिए कि ब्राह्मी लिपि का जो पहला उद्वाचन है ये आपको पत्थर की पट्टियों यानी शिलालेखों पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया मिलेगा। और इस कार्य को संपादित करने वाले पहले विद्वान कौन थे, सर जेम्स प्रिंसेप, और इन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय भी हासिल किया था। ध्यान रखिएगा, अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस हैं उसको सर्वप्रथम इन्हीं के द्वारा पढ़ा गया था, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, और मुझे अगर जहाँ तक डेट याद आ रहा है वो 1835 है। ठीक है, आगे देखिए कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होंगे, कौन से हो जाएंगे, आगे देखिए जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन सी। ठीक है, और देख रहे हैं सब पूछ चुके हैं, हर एक मतलब आयोग ने क्वेश्चन पूछ रखा है। आज मैं अभी रील्स में जो है देख रही थी, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रही थी, मैंने खुद आज एक शॉर्ट्स बनाया हुआ है नवरात्रि स्पेशल। तो मैंने देखा एक मतलब कि एस्पिरेंट है, फीमेल हैं, उन्होंने रोते हुए एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि 150 मार्क्स गेन बावजूद फेल्ड, मतलब कि 150 नंबर उनके आरओ में बने हैं बावजूद उसके उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, फीमेल कैटेगरी में नहीं हुआ। मतलब अगर 150 वाले का नहीं हुआ है, मैं 124 अंक पा करके क्यों अफसोस मनाऊं। सोचिए पहले, हद हो गई है यार कि 150 वालों का नहीं सिलेक्शन हुआ।
और हमारे ही एक परम मित्र हैं, उनका मतलब मेल कैटेगरी में है 143 में सिलेक्शन हुआ है, 143 उनके मार्क्स आ रहे थे, उनका सिलेक्शन हुआ है। और पता नहीं कैसे, मतलब कि क्या इशू है, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये तो ईश्वर जाने कि 150 वाले का नहीं हुआ। या मतलब या तो जो एस्पिरेंट्स हैं वो झूठ बोल रहे हैं, या तो आयोग में धांधली हुई है, कुछ ना कुछ तो हुआ है। चलिए आगे देखेंगे कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किनके द्वारा पढ़ा गया था, तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, ये हम लोग देख चुके हैं। आगे देखिए कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। ऑप्शन देखिए, ए कनिंघम, ए एच दानी, ब्यूलर, या फिर जेम्स प्रिंसेप। तो ये हो जाएंगे जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। आगे देखिए कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला अंग्रेज कौन था। ऑप्शन क्या है, जॉन टावर, हैरी स्मिथ, जेम्स प्रिंसेप या अशोक मतलब कि चार्ल्स मेटकाफ। तो ये हो जाएंगे जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे कि सम्राट अशोक के राज्यादेशों का सबसे पहले विकूटन या डिसाइफर किसके द्वारा, तो हो जाएंगे यही विलियम जोन्स नहीं, जेम्स प्रिंसेप, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे, कौन सा। अरामाइक लिपि में, ब्राह्मी, देवनागरी या फिर खरोष्टी। देवनागरी तो है ही नहीं, हो जाएगा खरोष्टी लिपि, चूंकि अभी हम लोग ऊपर ये वाला क्वेश्चन देख के ही आए थे व्याख्या में। तो मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में आप देखिए तो खरोष्ठी लिपि में अशोक के अभिलेख मिले हुए हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। दो अभिलेख जिसमें आपको नाम भी दिया गया है, सहबाजगढ़ी और मानसेरा, इनकी लिपि क्या है, ये ब्राह्मी ना होकर के खरोष्ठी लिपि है, ठीक है। सरे कुहना की जो लिपि है वो ध्यान रखिएगा अरेमाइक और ग्रीक है। नेक्स्ट देखिए कि वो स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है वो कौन सा है। नागार्जुन कोंडा। कहाँ पे है नागार्जुन कोंडा, दक्षिण में ही होगा, ये समझ आ रहा है। दूसरा देखिए अनुराधापुर, तीसरा है मास्की, चौथा है ब्रह्मगिरी। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अनुराधापुर, ऑप्शन बी वाला, ठीक है। तो प्राक अशोक ब्राह्मी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से चला है। कुछ और स्थानों के अभिलेखों से इस प्रकार की जो लिपि है उसके साक्ष्य हमें मिलते हैं, और उनके नाम क्या है, पिपराहवा, सोगौरा और महास्थान। सोगौरा ध्यान रखिएगा कहाँ से रिलेटेड है, तो हमारी यूपी से रिलेटेड है। यहाँ से ना अन्नागार टाइप की जो चीज़ें हैं वो मिली हैं, कि मतलब जैसे कभी अकाल वगैरह पड़ गया तो उस टाइम के लिए क्या होता था कि अन्न वगैरह वहाँ पे मतलब कि संजो के रखा जाता था ताकि भूखमरी ना फैलने पाए। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार, जो हमारे 16 महाजनपद हैं उस टाइप से क्वेश्चन बना था कि कौन है जो 16 महाजनपद में शामिल नहीं है, तो ध्यान रखिएगा जो सोगौरा है वो, ठीक है। ये मौर्य साम्राज्य से संबंधित है और उत्तर प्रदेश में है। आगे देखिए कि प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। ऑप्शन देखिए ब्राह्मी, नंदनागरी, शारदा या फिर खरोष्ठी। विकल्प क्या हो जाएगा, खरोष्ठी, ठीक है। अभी हम लोग जो लिखते हैं कैसे लिखते हैं, दाएं से बाएं या फिर बाएं से दाएं, जरा कमेंट करके बताइए तो। आगे देखिए कि प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय जो है प्रिंसेप को दिया गया 1835 में। ग्रोटेफिंड 1836 ईस्वी में इसको पढ़ते हैं। लैसन जो है 1838 में पढ़ते हैं। इन लोगों के द्वारा ये मतलब कि पढ़ा गया, और ये मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि हुआ करती थी। आगे देखिए, आगे हम लोग देखेंगे क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से प्राचीन वो कौन सी लिपि है जो दाहिने से बाएं ओर लिखी जाती थी। तो अभी तो हम लोग देख के आ रहे हैं, क्या हो जाएगा, खरोष्ठी, ऑप्शन सी वाला, ठीक है। बीपीएससी का क्वेश्चन है ये। आगे देखिए नेक्स्ट कि इनमें कह रहे हैं कि अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख किया गया है वो क्या है, क्या चक्रवर्ती, बिल्कुल नहीं। धर्मदेव नहीं, धर्मकीर्ति नहीं, प्रियदर्शी, ठीक है। क्या है, प्रियदर्शी, ठीक है। और इन्हीं को प्रियदर्शी भी कहा जाता है, ठीक। ऑप्शन डी जो है वो ठीक हो जाएगा। और भैया वीडियो को थोड़ा लाइक वाइक कर दिया करो। चलिए आगे देखिए, अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उन्हें देवा नाम प्रिय या देवा नाम प्रियदर्शी इस तरह के नामों से संबोधित किया गया है, जिसका फुल फॉर्म क्या होगा, मतलब इसका अर्थ क्या होगा कि देवताओं का प्रिय अर्थात देखने में सुंदर, देवा नाम प्रियदर्शी, ठीक है। और राजा की उपाधि से भी इनको संबोधित किया गया है। पुराणों में इन्हें क्या कहा गया है, अशोक वर्धन, ठीक। तो ध्यान रखिएगा पुराणों में इन्हें अशोक वर्धन कहा गया है। आगे देखिए, यहाँ कह रहे हैं कि अपने अभिलेखों या अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं। चक्रवर्ती बिल्कुल नहीं, धर्मकीर्ति नहीं, धर्मदेव नहीं, प्रियदर्शी हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अभिलेखों में, अभी देखिए इसमें कुछ नहीं, अशोक को ही ये सारे नाम दिए गए हैं, तो हो गया, बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्या है कि कह रहे हैं कि निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है, गलत की बात हो रही है, ठीक है। पहला देखिए, इन पर पॉलिश की गई है बढ़िया से, तो ये तो ठीक है। अखंड है, मतलब कि खंड खंड इनको जोड़ा नहीं गया है, एक ही पत्थर को काट के बनाया गया, ये भी ठीक है। स्तंभों का शाफ्ट जो है सुंडाकार है, ठीक है। कह रहे हैं ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, तो यही वाला गलत है, डी वाला रॉन्ग है, बाकी सब सही है। तो अशोक के जो प्रस्तर स्तंभ है स्थापत्य संरचना के भाग नहीं है, बल्कि ये पृथक रचनाएं हैं, और बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं।
फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प यानी रिलीफ स्कल्पचर जो है शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप का चित्र के साथ राणी अशोक जो है यानी कि राजा अशोक उल्लिखित है। तो राजा अशोक या राणी अशोक कहाँ लिखा है ना, इसको देख के लग रहा है जैसे राजस्थान साइड होना चाहिए। कंगनहल्ली, सांची, सहबजगढ़ी, अशोकगौरा, तो यह है कहाँ पे, ऑप्शन ए कंगनहल्ली में, और कंगनहल्ली को तो लग रहा है कि कर्नाटका में होना चाहिए, तो ये कर्नाटक में है भी। तो कर्नाटक के कलबुर्गी में भीमा नदी के तट पर या भीमा नदी के किनारे जो कंगनहल्ली है, यहाँ पे एक बौद्ध स्तूप है। यहाँ सम्राट अशोक का रानी के साथ प्रस्तर पर रूप जो है वो उत्कीर्ण किया गया है, और इसके नीचे लिखा क्या है, राण्यो अशोक यानी कि राजा अशोक। ठीक है, तो इस इन्हीं सबसे तो पता चलता है कि हाँ राजा अशोक उधर गए होंगे। आगे देखिए यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। बहुत बार ये सब क्वेश्चन बन चुका है, ध्यान रखिएगा। जो मास की अभिलेख है ना, वहाँ से हमें पता चलता है। तो अशोक के इतिहास जो है ये हमें मुख्यतः उनके अभिलेखों से ही पता चलता है। अभी तक टोटल 40 से भी ज़्यादा अभिलेख हमें मिल चुके हैं। मास्की, गुर्जरा, नित्तूर और उडेगोलम के जो लघु अभिलेख हैं, लघु शिलालेख हैं, इसमें अशोक का जो व्यक्तिगत नाम है वो मिलता है। ठीक है, यानी कि अशोक, अशोकवर्धन, राणा अशोक, इस टाइप के नाम जो है मिलते हैं। आगे देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम उल्लिखित है। तो कहाँ हो जाएगा, रुमनदेही में, 13वें में, अभी भाब्रू में या मस्की में। तो क्या हो जाएगा, मस्की। कहाँ पे होना चाहिए, कर्नाटका में। आगे देखिए कि निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें अशोक का नाम लिखा हुआ है। तो अहरौरा, ब्रह्मगिरी, गुर्जरा या सारनाथ, हो जाएगा गुर्जरा में। ठीक है, आगे देखिए अशोक के रुमनदेही स्तंभ किससे संबंधित हैं। तो बुद्ध का प्रथम उपदेश, बुद्ध का शरीर त्याग, ज्ञान प्राप्ति, जन्म से। तो ये जो रुमनदेही लेख है ना, इसमें ये पता चलता है कि जो मतलब भगवान बुद्ध हैं, उनका जन्म लुम्बिनी, कहाँ हुआ था, लुम्बिनी, नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ से पता चलता है, अशोक का ये जो रुमनदेही स्तंभ अभिलेख है यहाँ से, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा भी जा चुका है। तो ध्यान रखिए अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा की थी, और वहाँ एक स्तंभ शिलालेख या वहाँ पे एक शिला स्तंभ बनवाया, और यहीं से हमें पता चलता है कि बुद्ध जो है ना वो मतलब कि यहाँ पे उनकी जन्मभूमि थी। और चूंकि बुद्ध की ये जन्मभूमि थी, यही कारण है कि जो लुम्बिनी गांव था वहाँ का जो बलि कर था उसको अशोक ने माफ़ किया, और जो भू राजस्व था वो 1/6 से घटा करके 1/8 कर दिया। ठीक है, जहाँ पहले 10 में 6 हिस्सा देना पड़ता था, अभी जो है वो कितना देना पड़ेगा, 1/6। तो बस ऐसे ही अभी जो है हमको लगता है कुछ गलत बता दी, एक से। तो जानते हैं इसका होगा कि जैसे आपके पास 6 मतलब कि सपोज दैट 6 गोलियां हैं, उसमें से आपको 1 गोली कर के रूप में देनी पड़ती थी। अब क्या होगा, आपको 8 गोलियों में से 1 गोली जो है देनी पड़ेगी। अब जैसे पहले हमें याद है बचपन में जो है हम लोगों के यहाँ जब धान कटता था, तो मजदूर वर्ग को क्या होता था, वो लोग अपना धान काटते थे, धान पीटते थे, और उन्हें ना डेलई से धान बांटा जाता था। कैसे, उस टाइम पे उसको कहते थे बराठा। क्या कहते थे, बराठा। जबकि मैं बात बता रही हूँ तब की, अभी तो छठैया हो गया है, सतैया हो गया है, इस तरह की चीज़ें आ गई। तो बराठा में क्या होता था कि 12 जो है डेलई या 12 एक बर्तन रहता था, उस बर्तन को डेलई या भौकी जो भी कहिए, तो 12 बार खुद रखता था किसान, और 1 बार वो उनको दिया करता था। ठीक है, अभी ये मज़दूरों की स्थिति अच्छी हो गई है। आज यही स्थिति क्या हो गई है, 7 भौंकी आप खुद रखोगे किसान, 1 भौंकी उसको दोगे, मतलब मज़दूर को। अब तो दरअसल काटबे ही नहीं करते हैं इस तरह से, पहले इस तरह से काटते थे। आज तो कल तो जो मज़दूर वर्ग है वो काफ़ी स्ट्रांग हो गया है, ये सब काम करता ही नहीं है हमारे यहाँ। तो वही आपको यहाँ बता रहे हैं कि पहले जो है जहाँ 6 में 1 देना पड़ता था, अब 8 में 1 देना पड़ा, अर्थात कुल मिलाकर के टैक्स से थोड़ा राहत मिल गई है, बस और कोई बात नहीं है। चलिए आगे देखिए, दरअसल इस पे ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है, डायरेक्ट जो है लिख करके आता है, इस वजह से थोड़ा फोकस्ड रहिएगा। समझने के लिए तो मैंने वो धान वाला कहानी भी बता दिया, क्योंकि धान की कहानी हमने अपने नज़रों से, अपनी आँखों से देखा हुआ है बचपन में, अब नहीं देखने को मिलता, अब तो मशीन से कटवाना पड़ जाता है, और अब तो सारा सिस्टम ही चेंज हो गया है, पैसे लेते हैं लोग काटने के अलग, पीटने के अलग। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है वो कहाँ है। मास्की, गुर्जरा, ये सब आपको कहाँ मिलेंगे। तो चलिए देखिए, उत्तर प्रदेश का तो नहीं है, हम मध्य प्रदेश का जो दतिया है वो जो है हो जाएगा, यहाँ पे है गुर्जरा। हालांकि जो मास्की है वो कर्नाटका में है। ठीक है, तो गुर्जरा जो लघु शिलालेख है ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। चलिए आगे देखते हैं, केवल वो स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वो कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, मास्की का बिल्कुल नहीं है, रुमनदेही भी नहीं है,
क्वीन स्तंभ, ये तो एकदम नया नया जो है। अच्छा, रानी का अभिलेख है, दरअसल इसको हिंदी में उन्होंने देवनागरी लिपि में लिख दिया है। हमने दरअसल जितना पढ़ा है वो रानी का अभिलेख पढ़ा है। तो ये कभी कभी यही होता है, जैसे क्वीन स्तंभ लिख के आ गया तो लग रहा है यार कभी देखा ही नहीं, जबकि हम लोगों ने रानी का अभिलेख पढ़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम के प्रेशर में नहीं समझ आती हैं। आगे देखिए, इसका उत्तर भाब्रू स्तंभ हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो भाब्रू यानी बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी भी प्रमाणित करता है। नेक्स्ट देखिए, कालशी ये क्यों प्रसिद्ध है? बौद्ध चैत्यों के लिए, फारसी सिक्कों के लिए बिल्कुल नहीं। अशोक के शिलालेखों के कारण प्रसिद्ध है कालसी। और होना कहाँ चाहिए? उत्तराखंड में होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए कालसी उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। यहाँ से अशोक का शिलालेख मिला है, इसलिए कालसी का ऐतिहासिक महत्व है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली है? ऑप्शंस क्या है? नैनीताल, पौड़ी और कालसी या फिर टिहरी। तो ये क्या हो जाएगा? कालसी। कहाँ पे है कालसी, आप बताइए। आगे देखिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और आपको बताना है। एक साइड अशोक के शिलालेख है और दूसरा वो स्थान जहाँ पे वो मिले हुए हैं। तो एक को पता है कि नहीं? कालसी, जौगढ़, इर्रगुडी, धौली, ये सब दिए हुए हैं। एक सेकेंड, क्या पूछ रहा है एग्जैक्टली? मतलब कि किस तरह के विकल्प दिए हैं? इस तरह का विकल्प है, मुझे लगा कि मैच करने वाला है क्या, सूची एक को सूची दो से मिलाना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ना कालसी कह रहे हैं कर्नाटका, और मुझे तो लग रहा है कालसी कर्नाटका का नहीं होना चाहिए। तो अगर चौथा हम लोग गलत कर दें, ओह क्वेश्चन में वो मतलब आप कोई एलिमिनेशन मेथड लगा के इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कितने युग्म सही हैं। और ये ना नवाचार था, यूपीएससी का नवाचार था 2022 में, जब एलिमिनेशन मेथड की खटिया खड़ी हो गई थी। मतलब एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसमें आप एलिमिनेशन मेथड लगा करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। ठीक है, अभी तो पीसीएस ने भी इसको अपना लिया है। चलिए फिलहाल के लिए उत्तर देखिए, केवल 2 युग्म सही हैं। ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा कि अशोक के शिलालेखों में जो धौली है ये उड़ीसा में है। ठीक है, और इर्रगुडी आपको कहाँ मिलेगा? आंध्र में। जौगढ़ उड़ीसा में है, कालसी उत्तराखंड में है। और देखिए इसको उन्होंने क्या बताया था? कर्नाटका। वही मैं बता रही थी, कालसी वाला गलत होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो ये ठीक है, कालसी कर्नाटक में हो जाएगा। ठीक, तो ये उन्होंने सॉरी कालसी कर्नाटक में ना होकर क्या हो जाएगा? यूके में। और यहाँ आपको पूरा का पूरा बता ही दिया गया है कि उड़ीसा में है धौली। धौली गंगा मत समझ लीजिएगा। ठीक है, धौली स्तंभ लेख है। और इर्रगुडी तो आंध्रा में ही है, जौगढ़ उड़ीसा में है, और कालसी हमने देखा उत्तराखंड में है। चलिए आगे देखिए, यूपी पीसीएस प्री 2022 का क्वेश्चन आ रहा है। क्या बोल रहे हैं इसमें आपसे वो? तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण यानी समन्वय के बारे में कहता है? विकल्प क्या है? 12वां शिलालेख, द्वितीय शिलालेख, 11वां या फिर 13वां। विकल्प के हिसाब से आप देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा 12वां शिलालेख। ठीक है, तो अशोक का जो 12वां शिलालेख है ये क्या कहता है कि सभी संप्रदायों के सार तत्व में वृद्धि हो, क्योंकि सबका मूल संयम ही है। हमें सभी संप्रदायों का आदर करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं मुस्लिमों को मार डालो, काट डालो, ये जो आजकल इस तरह का ढोंग चल रहा है, तो ऐसा अशोक के टाइम पीरियड में नहीं था। उनका जो धर्म था वो हर एक की आदर की बात किया करते थे। ठीक है, ये जो सर्वधर्म संभाव वाली बातें हैं ना, ये किताबी बातें ज़्यादा हो गई हैं। असल ज़िंदगी में आपको ये थोड़ा कम ही देखने को मिलेगा। आगे देखिए, स्पष्ट है कि 12वें शिलालेख से धार्मिक संश्लेषण यानी धार्मिक समन्वय के बारे में हमें प्रमाण मिलता है। एक तरह से ये सहिष्णुता की भी जो है पुष्टि कर रहे हैं। आगे देखिए, क्या करें कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों अर्थात बर्बादी या नुकसान जो है, इसका वर्णन अशोक के किस शिलालेख यानी रॉक एडिक्ट में मिलता है? तो एडिक्शन वो वाला नहीं कि ड्रग्स के एडिक्ट हो गए, वो नहीं। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। तो ये है हमारा अशोक का कौन सा अभिलेख? 13वां शिलालेख है। ठीक है, कौन सा है? 13वां शिलालेख। तो अशोक के टाइम पीरियड की जो पहली बड़ी घटना है वो वही है कलिंग युद्ध, और उसमें अशोक की विजय। ठीक है, और आप समझिए कि ये ऐसी विजय थी जिन्होंने मतलब फिर दोबारा इनको कोई युद्ध लड़ने ही नहीं दिया। आगे देखिए, अशोक के 13वें शिलालेख से इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं, और ये घटना अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व के लगभग जो है वो घटित हुई थी। और इस शिलालेख में देखिए तो कलिंग युद्ध में हुई पीड़ा पर जो अपना दुख है और पश्चाताप है वो इनके द्वारा व्यक्त किया गया है। किसके द्वारा? सम्राट अशोक महान के द्वारा। ठीक है,
यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कलिंग युद्ध का विवरण कहाँ से ज्ञात होता है, तो 13वें शिलालेख से। रुमनदेही से क्या ज्ञात होता है, यही कि बुद्ध का जो जन्म है लुम्बिनी में हुआ था, वहाँ अशोक गए थे, उन्होंने जो टैक्स है उसको माफ़ किया, बलि कर को माफ़ किया, और साथ में जो मतलब खेती पे जो टैक्स लगता था उपज पर, उसको 1/6 से करके 1/8 कर दिया था। ठीक है, वेनसांग और ये सब नहीं है। चलिए आगे देखिए। कह रहे हैं कि किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है, कितना बार पूछना है यही चीज़। ऑप्शंस देखिए, मास्की, रुद्रतामन, जूनागढ़ या हाथी गुम्फा। तो बस ये हो जाएगा हाथी गुम्फा। ठीक है, तो जो खारवेल की हाथी गुम्फा अभिलेख है, इसमें आप देखिए तो नंद राजा के द्वारा कलिंग विजय में यहाँ से लाई गई जिन प्रतिमा, जिन अर्थात मतलब कि जैन धर्म की प्रतिमा है। ठीक है, तो जिन मतलब होता है विजेता। ये कई बार ना मतलब डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मतलब जैन धर्म में जिन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो याद रखिएगा विजेता। तो इनकी प्रतिमा को खारवेल के द्वारा वापस लाने का उल्लेख मिलता है। ध्यान रखिएगा कि अशोक की कलिंग विजय का जो उल्लेख है वो आपको कहाँ मिलता है, तो अशोक के 13वें बृहद शिलालेख से हमें इस बात की जानकारी मिल जाती है। आगे देखिए कि अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है। धार्मिक सहिष्णुता की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा शिलालेख नंबर 12। ठीक है, ऊपर देख के आए हैं अभी हम लोग कि अशोक का जो दीर्घ शिलालेख है, शिला नंबर 12, इसमें सभी संप्रदायों की सार वृद्धि होने की कामना इनके द्वारा की गई है, और धार्मिक सहिष्णुता के लिए पालनीय उपाय भी बताए गए हैं इनके द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ आपसे क्या कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया। ये मेरे ख्याल से आईएएस का क्वेश्चन है 2020 में, मैंने पेपर देखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, तो यह मतलब कि वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचा रहा है। मतलब कि ऐसा मत करिए कि अपने ही धर्म को, अपने ही संप्रदाय को बहुत बढ़ावा चढ़ावा देने के लिए आप दूसरों के धर्म को, दूसरे के संप्रदाय को गाली देना स्टार्ट कर दें, तो ऐसा नहीं करिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने ही धर्म का नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कहा मतलब किनके द्वारा कहा गया है, तो ध्यान रखिएगा ये कहा गया है अशोक के द्वारा। इसी टाइप का एक स्टेटमेंट पूछा गया था इस बार आरओ में, और उसमें हर्षवर्धन को जो है हालांकि उन्होंने सही माना है, और बाद में जो आंसर की है वो जारी की गई नहीं, मतलब की ही नहीं गई, तो फिर क्या ही बताया जाए। चलिए आगे देखिए। कह रहे हैं कि अशोक के जो प्रमुख शिलालेख यानी रॉक एडिक्ट्स संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, उसमें कौन सा सम्मिलित है। पहला और 10वां, पहला और 11वां, दूसरा और 13वां, दूसरा और 14वां। तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा और 13वां शिलालेख। ठीक है, तो अशोक के सॉरी दूसरे और 13वें शिलालेख से हमें क्या जानकारी मिलती है, संगम राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो ध्यान रखिएगा अशोक का जो दूसरा शिलालेख है, इसमें आप देखिए तो दक्षिण भारतीय राज्य कौन, चोल, पांड्य, सत्यपुत्र एवं केरलपुत्र सहित ताम्रपर्णी यानी श्रीलंका की सूचना, जबकि इनके 13वें शिलालेख से चोल, पांड्य और ताम्रपर्णी का उल्लेख हमें मिल जाता है। ठीक है, आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं है, तो पांड्य, सातवाहन, सत्यपुत्र या चोल। हमने देखा सातवाहनों का उल्लेख यहाँ पे नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टालमी फिडाल्फिश इन जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे वो कहाँ से थे, मिस्र, सीरिया, मकदूनिया या सायरन। तो ये मिस्र के शासक थे। ठीक है, तो मौर्य शासक अशोक का जो 13वां शिलालेख है उससे ये ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यमन राजाओं के साथ मतलब मित्रवत जो है व्यवहार थे, उनके संबंध थे। इसमें आपको अंतियोक, एंटियोकस द्वितीय, थियोस सीरिया के शासक, तुर्मय या तुर्माय जो कि टॉलमी द्वितीय या फिलाडेल्फस मिस्र के मतलब राजा थे ये, अंतिकिनी यानी एंटीगोनस या गोनातास मैसिडोनिया या मकदूनिया का शासक, मग यानी साइरिन का शासक, और अलिक सुंदर यानी अलेक्जेंडर ए पाइरस या एपीरस का राजा प्रमुख है। ठीक है, तो इन लोगों के साथ इनके घनिष्ठ संबंध थे। चलिए आगे देखिए कि अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का शासक था, मिस्र, मैसिडोनिया, कोरिंथ या सीरिया। तो देख रहे हैं पीसीएस का क्वेश्चन है ये, तो ये मिस्र के शासक थे तुर्मय। ठीक है, आगे देखिए कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देश मतलब देशों जैसे सीरिया और मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे, तो अभी हम लोग देख के आ रहे हैं मौर्य। ठीक है, अशोक जो है मौर्य। कहना है कि अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या है, राजा के प्रति वफादारी, बिल्कुल नहीं, शांति और अहिंसा, हालांकि ये तो है। तीसरा भी देख लेते हैं कि बड़ों का सम्मान, तो ये भी ठीक है। धार्मिक सहनशीलता ज़्यादा है, ये तो कम ही है, तो भैया 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ई। तो अशोक का जो धम्म या धर्म है ये एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेखों के माध्यम से देखिए तो इस तरह का मैसेज देते हैं, क्या देते हैं मैसेज,
अपासी नवे बहु कयाने दया दाने सचे सोचय मादय साधवे चा। ठीक है, कि अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता और साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक धम्म में मूल संदेश क्या है? शांति, अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता आदि। ठीक है, चलिए, किन्हीं में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बल जो पशु जो बलि है उस पर रोक लगाई गई थी? ऐसा लगता है ये पाबंदी पशुओं के वध पर थी। कहाँ से हमें इस बात की जानकारी मिलती है? तो ये स्तंभ अभिलेख 5 है इनका। ठीक है, तो आप देखिए अशोक का जो प्रथम शिलालेख है उसमें पशु बलि निषेध के संदर्भ में इस कि इस प्रकार की बातें की गई है कि यहाँ कोई जीव मारकर बलि ना दी जाए, ना कोई उत्सव किया जाए। पहले प्रियदर्शी राजा की पाकशाला में प्रतिदिन सहस्रों जीव मांस के लिए मारे जाते थे, लेकिन अब इस अभिलेख के लिखे जाने तक सिर्फ 3 पशु प्रतिदिन मारे जाते हैं, 2 मोर एवं 1 मृग। इसमें भी मृग हमेशा नहीं मारा जाता, ये तीनों भी भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। 5वें स्तंभ लेख के अनुसार अशोक के द्वारा राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद निम्नलिखित जीवों का वध जो है वो निषिद्ध किया गया। कौन कौन? तोता, मैना, अरुणा, जंगली बतख, नंदीमुख, चमगादड़, रानी चींटियां, अस्थिरहित मछली, कछुआ, शाही, गिलहरी, हिरण, बैल, श्वेत कबूतर, घरेलू कबूतर और ऐसे चौपाए जो खाए न जाते हों और किसी अन्य काम न आते हों। ठीक है, प्रत्येक पक्ष के 8वें, 14वें और 15वें दिन, तिष्य और पुनर्वसु के दिन, तीनों ऋतुओं की प्रथम पूर्णिमा को तथा दूसरे त्योहारों पर बैल, बकरे, शुअर और अन्य जानवरों को बधिया न किया जाए। तिष्य, पुनर्वसु और ऋतुओं की पूर्णिमा को प्रत्येक ऋतु की पूर्णिमा वाले पक्ष में घोड़ों और बैलों को न मारा जाए, या ना दागा जाए, मारा नहीं, दागा न जाए। तो भैया इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी वाला। इतना सब तो इनके द्वारा कहा गया था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ आपसे क्या करें कि निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग के लिए जो है सुरक्षित रखने के बारे में बताया गया? तो भी मैंने बताया था ना कि जो सोहगौरा है वहाँ पे इस तरह की चीज़ें थी। ऑप्शन ए। तो ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से प्राप्त जो सोहगौरा ताम्रपत्र शिलालेख या अभिलेख है और बोगुरा जिले बांग्लादेश से प्राप्त जो महास्थान अभिलेख है, इसकी जो रचना है वो अशोक के समय में प्राकृत भाषा में हुई और उन्हें ईसा पूर्व 3री सदी की ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा ब्राह्मी लिपि में है। और यह अभिलेख अकाल के टाइम पीरियड में जो राहत वगैरह दी जाती थी उससे रिलेटेड है और इस अकाल से जो है पुष्टि जैन स्रोतों से होती है। मतलब ये जो अकाल है उसके बारे में जो पुष्टि वगैरह है वो जैन स्रोतों से होती है। कुल मिला के ये बात है। लास्ट क्वेश्चन आज का देखेंगे, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि पहले ही एक बड़ी सी वीडियो चल रही है हमारे चैनल पे घटना सार करंट अफेयर्स की। ठीक है, तो अगर आप लोग उसको नहीं देख रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, उसको ज़रूर देखिए। फाइनल रिवीजन टाइप का, ऐसा तो है नहीं कि बस उसी के भरोसे कोई लोग बैठे होंगे, पहले से ही करंट अफेयर वगैरह पढ़ ही रहे होंगे। अब करंट अफेयर पहले से पढ़ रहे हैं, घटना सार आई है, ज़्यादातर चीज़ें वही होंगी जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है, बस एक बार फटाफट रिवीजन हो जाए, इसी के लिए उसको पढ़ लीजिए। आगे देखिए, कह रहे हैं कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण क्या है? कि कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय और समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। उत्तर का चुनाव करना है, बस सही हो जाएगा कि पहला भी सही है दूसरा भी सही है। मतलब कथन कारण सही भी है और कारण जो है वो कथन की व्याख्या भी कर रहा है। यही कारण है जिसकी वजह से उन्होंने उस पर युद्ध वगैरह किया और उसको जीत लिया। तो ध्यान रखिएगा कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कब? तो 8 वर्ष बाद कलिंग पर जो है वो विजय प्राप्त की और उसे मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। दक्षिण के साथ सीधे संपर्क के लिए समुद्री और स्थल मार्गों पर मौर्यों का नियंत्रण आवश्यक था। यदि कलिंग स्वतंत्र देश रहता तो समुद्री और स्थल मार्ग से जो उनका व्यापार होना था उसमें फिर बाधा पड़ सकती थी। अतः कलिंग को मगध साम्राज्य में मिलाना उनके लिए आवश्यक था और इस प्रकार कथन और कारण सही है और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। समझ आई है तो लाइक वाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।